Hello, my dear students. So, let's continue with our next topic, which is example number 2.7. We measure the period of oscillation of a simple pendulum in successive measurements. The reading turn out to be, मतलब आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो प्रैक्टिकल में आप क्या कर रहे हैं, पेंडुलम का ऑसिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और वो ऑसिलेशन का आप फाइंड कर रहे हैं पीरियोडिक टाइम या फिर टाइम ऑफ पीरियड, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी. व्हाट इज टाइम ऑफ पीरियड? टाइम ऑफ पीरियड इज ए टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. कोई भी पेंडुलम जो होता है वो जब एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन क्या होता है कि उसने जहां से स्टार्ट किया है, मान लो कि यहां से स्टार्ट किया है तो वहीं पे जब वापस आएगा ऐसे घूम के यहां जाके वापस आके जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे अगर वापस आता है तो उसको बोलते हैं एक पीरियड. हमें ये इसका पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है. तो क्या होता है ये पीरियोडिक टाइम? देखो, हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया. पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तब हमें पहला पीरियोडिक टाइम मिला 2.63 सेकेंड. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. दूसरी बार जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो वो मिला हमें 2.42 सेकेंड. तीसरी बार हमने पीरियड टाइम फाइंड किया तो हमें मिला 2.71 सेकेंड. फिर हमने एक और बार किया, वो मिला 2.80 सेकेंड. हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है. तो एक ही पेंडुलम है, ऑब्वियसली उसका पीरियड टाइम हर बार सेम होना चाहिए. हमने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जितने भी बार एक्सपेरिमेंट करोगे हर बार आपको पीरियडिक टाइम मीन्स तुम्हारा आंसर जो है वो अलग अलग मिलेगा. सो सी वी हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आंसर. भाई इसमें से हमारा करेक्ट वाला आंसर कौन सा है? 4 तो आंसर होंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे पीरियड टाइम का. टी एवरेज या फिर टी मीन, हमने पिछले लेक्चर में मीन लिखा था, मीन भी लिख सकते हैं. मतलब सभी का एडिशन डिवाइड बाय 4. तो एवरेज पीरियड टाइम इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.624. तो ये मतलब हम लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसको 2.62, ठीक है, इतनी सेकेंड. अब हमें पहले फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर. तो भाई ये अगर हमारा आंसर है तो ये बाकी ये सब क्या है? तो करेक्ट आंसर और ये सारे आंसर में कुछ एरर्स है, तो सभी की एरर फाइंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. मतलब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा T1. तो डेल्टा T1 का फॉर्मूला क्या था कि T1 में से टी एवरेज या फिर टी मीन को तुम माइनस कर दो. मतलब 2.63 माइनस 2.62, तो ये आपको मिलेगा 0.01 सेकेंड, ठीक है. फिर हम दूसरे का एरर फाइंड करते हैं. डेल्टा T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस टी एवरेज. तो T2 क्या है, 2.42 माइनस 2.62. तो ये आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा, पर मोड है तो इवेंचुअली हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0.06 सेकेंड, ठीक है. मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ी डिफरेंट मेथड कर रहा हूँ. फिर होगा डेल्टा T3, मतलब T3 माइनस टी एवरेज. तो T3 क्या है, 2.71 माइनस 2.62, तो हो जाएगा 0.20 सेकेंड. डेल्टा T4 क्या हो जाएगा, T4 माइनस टी एवरेज 2.80 माइनस 2.62, तो ये मिल जाएगा आपको 0.18 सेकेंड.
तो यहाँ पे हमें ये जो भी मिला, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ये है हमारी एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर इतनी सारी एरर है तो इसमें से हमारी वाली एरर कौन सी, परफेक्ट एरर, क्योंकि अगर ये तुम्हारा एग्जैक्ट पीरियड टाइम है, एग्जैक्ट आंसर की एक वैल्यू है, तो एग्जैक्ट एरर की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, 4 एरर्स तो हो नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, ये एवरेज, ये एरर्स की भी एवरेज फाइंड करेंगे, मतलब इन सबका एवरेज 0.01 प्लस 0.06 सो ये क्या मिलेगा, टी एवरेज हमें मिलेगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लिखेंगे 0.1 सेकेंड। दिस इज डेल्टा टी एवरेज। अब देखो डेल्टा टी, अब हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब हमारा पीरियोडिक टाइम क्या है, ये जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो, जिसमें थोड़ी एरर है ये, अगर वैल्यूज रखेंगे कि भाई टी एवरेज क्या है 2.62 प्लस और माइनस डेल्टा टी एवरेज क्या मिला 0.1, मतलब कि हमारा जो पीरियोडिक टाइम है वो 2.62 में एक माइनस करो, 2.62 माइनस 0.1 करो तो 2.61, और 2.62 में ये ऐड करो तो 2.63। तो हमारा पीरियोडिक टाइम इन दोनों के बीच में ही कोई सा कंफर्म है। ठीक है, चलो अब हमने एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड कर लिया, अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, अब हमें दूसरा फाइंड करना है रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर का हमने फॉर्मूला देखा था, रिलेटिव एरर हम लिखते हैं डेल्टा टी, तो वो हमने क्या लिखा था कि भाई डेल्टा टी एवरेज बाय टी एवरेज, है ना, ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। सो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा टी एवरेज मीन्स 0.1 बाय टी एवरेज 2.62। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी आपको मिलेगा ओके यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं रखी है, ये कैलकुलेटर में फाइंड कर लेना, मे बी आपको मिलेगा कुछ 0.04 जैसा मिलेगा। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर बट इसके नियर बाय कुछ मिलेगा, ऐसा ही कुछ। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर, और अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर परसेंटेज में, दैट मीन्स परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर के लिए इसको जो भी है आंसर, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा टी इन परसेंटेज तुमको मिलेगा 4%। ये हो गया आपका परसेंटेज में एरर। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हमारा जो एरर वाला है उसके कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर को देख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में, ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि एक बार आपका तुम्हारा चैप्टर हो चुका है, बस ये हमको रिवाइज करें, तो इसमें हम बहुत ही ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे है एरर, पहला टॉपिक, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस।
हम कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं, वो केस में एरर्स को कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि हमें करना है z इज इक्वल टू ए प्लस बी, और पैरेलल में एक और एग्जांपल भी लेते हैं, z इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये है देखो ये केस में क्या करेंगे, अब ये a जो है ना, a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b की वैल्यू क्या दे रखी है, b प्लस और माइनस डेल्टा b। अभी ऐसे शायद समझ में नहीं आएगा, इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो z क्या हो जाएगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। सेम लाइक दैट इसमें क्या होगा, a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। बस कुछ नहीं किया, a और b की वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो z क्या होगा, दोनों का एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं ना, तो दोनों का एडिशन है ना, और यहाँ पे होगा प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो अभी इसको इतना लिखने दो और इसको बॉक्स बनाओ। ये केस में क्या होगा, z इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चलो आपको कुछ नहीं, आपको यही याद रखना है, ये दो चीजें। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास है x1 की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस और माइनस 1, और x2 की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस और माइनस 0.5 फॉर एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे दो चीजें बोली है कि x1 प्लस x2 फाइंड करो कि क्या होगा, और यहाँ पे बोला कि x1 माइनस x2 फाइंड करो क्या होता है। चलो तो लेट्स से कि x1 प्लस x2 होता है x, जैसे हमने ये दिखा था z इज a प्लस b होता है z, वैसे x1 प्लस x2 होता है x। तो x1 की वैल्यू डाल दो, क्या है 5 प्लस और माइनस 1 प्लस 3 प्लस और माइनस 0.5। तो एडिशन में क्या होता है, जो भी तुम्हारी करेक्ट वाली वैल्यू है ना उनका एडिशन, मतलब ये आगे जो होती है ना वो हमारी करेक्ट वाली वैल्यू होती है। अगर आपको दो क्वांटिटी का एडिशन करना है तो करेक्ट वैल्यू का एडिशन करो, 5 प्लस 3 8 प्लस और माइनस ये तुम्हारी एरर्स है, तो एरर्स का भी करने का एडिशन, तो 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.5, तो ये हो गया तुम्हारा x। यही चीज तुमने यहां पे की थी कि जो भी दो करेक्ट वैल्यू है उनका एडिशन प्लस और माइनस एरर्स का भी एडिशन, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब x1 माइनस x2 क्या होगा, सपोज x1 माइनस x2 है हमारा x, सो x इज इक्वल टू x1। तो x1 क्या है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस और माइनस 1, ये माइनस एज इट इज। x2 क्या है 3 प्लस और माइनस 0.5। सो x इज इक्वल टू, देखो सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या बोला था कि जो भी तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना तो एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, पर एरर्स का तो एडिशन ही होगा। एडिशन कर रहे हो तो एक्चुअल वैल्यू का एडिशन, एरर का भी एडिशन। सब्ट्रैक्शन है तो एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन बट एरर्स का एडिशन। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 5 माइनस 3 क्या हो जाता है 2, लेकिन एरर्स का तो एडिशन ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा x1 माइनस x2 का आंसर।
तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है, इतना और, बाकी पूरी थियरी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। थियरी जो कि टेक्स्ट बुक में एज अ डेरिवेशन दे रखी है, ये पूरा उसका डेरिवेशन है, बट हमें याद रखना है व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एब्सोल्यूट एरर का तो सम ही होगा, है ना। तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स का तो एडिशन ही होगा। हाँ, आगे वाली क्वांटिटी में क्या है, एक्चुअल प्रोसेस तुम्हारी एडिशन है तो फाइनल रिजल्ट में एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में सब्ट्रैक्शन करो, बट एरर्स का तो ऑलवेज एडिशन होगा। चलो इसी के कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल 2.8 द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर। तुम्हारे पास दो बॉडी है, उनका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। पहले का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस जिसमें थोड़ी बहुत एरर है 0.5 डिग्री सेल्सियस की, और दूसरे में टेम्परेचर की वैल्यू है जिसमें प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस का एरर है। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। ठीक है, चलो हमें दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर दिखाना है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1। अब सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि एक्चुअल जो वैल्यू है उनका करो सब्ट्रैक्शन, तो 50 माइनस 20 क्या होगा 30, पर एरर का क्या होता है ऑलवेज एडिशन, 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, देख लो आप बुक में वेरीफाई कर सकते हो, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। अब इसमें बी पॉइंट है, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशेंट मीन्स डिवाइड वाली क्वांटिटी। एरर इन ऑफ अ प्रोडक्ट और सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो डिवीजन। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, देखो मान लो कि आप किसी भी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो a इंटू बी मतलब a और b का मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज वो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है z, ऐसा एक फॉर्मूला है z इज इक्वल टू a डॉट बी। डिवीजन के लिए भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है, तो z इज इक्वल टू a बाय बी लिख देते हैं। तो क्या होगा, देखो ये केस में क्या करना है, तो सबके हमें एरर्स निकालने हैं। ठीक है, कौन से, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होगा इसका, डेल्टा a बाय ए, फिर b है ना तो प्लस डेल्टा b बाय बी, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाय z। खत्म। मल्टीप्लीकेशन में जितने भी हो सबके रिलेटिव एरर का एडिशन कर देने का, खत्म। डिवाइड में हो तो भाई डिवाइड में हो तो भी वही होता है, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। सो व्हेन एनी क्वांटिटी इज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दोनों के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके रिलेटिव एरर का एडिशन कर देने का। तो लंबी लंबी थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं, फाइनल रूल याद रखो। क्या लिखा है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। है ना, अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, रिलेटिव एरर जो भी रिजल्ट में मिलेगा
वो दोनों के रिलेटिव एरर का एडिशन है। दोनों में वही मिलता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिलेटिव एरर्स का एडिशन कर दो, खत्म बात। सिर्फ ये रूल याद रख लो, हो जाएगा। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल 2.9। चलो, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस R is equal to V by I, where V is equal to 100 plus or minus 5 volt and I is equal to 10 plus or minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. हमें R की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है कि भाई R जो है वो V बाय I होता है। तो डिवीजन जब भी होता है तो क्या होता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिलेटिव एरर का एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, ठीक है। सो डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V। तो ये तुम्हारा V है, ये तुम्हारा डेल्टा V है। तो डेल्टा V की जगह लिखो 5 और V की जगह लिखो 100 प्लस डेल्टा I की जगह लिखो 0.2 और I की जगह लिखो 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा R बाय R हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे डेल्टा R बाय R हमें मिलेगा, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0.05 प्लस 0.02, सो डेल्टा R बाय R आपको मिलेगा 0.07। तो ये मिला तुमको रिलेटिव एरर। पर क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला है परसेंटेज एरर, मतलब रिलेटिव का परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर में से परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो परसेंटेज एरर हो गया तुम्हारा 7%, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट तो तुम्हारा यही है, उसी के बेस पे हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा समझने जैसा है, पे अटेंशन। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस है। पहले का रेजिस्टेंस है 100 प्लस और माइनस 3 ओम और दूसरे का रेजिस्टेंस है 200 प्लस और माइनस 4 ओम। दे आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले इन दोनों को, so in first they are connected in a series, so series connection of resistance, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चलो वैल्यूज डालो, क्या मिलेगा, R1 है 100 प्लस और माइनस 3, ये R1 की वैल्यू डाल दी, प्लस R2 क्या है 200 प्लस और माइनस 4। सो यहाँ पे एरर्स के एडिशन का कॉम्बिनेशन का रूल लगेगा, है ना, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन टर्म्स ऑफ एडिशन। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि एडिशन करना है तो एक्चुअल वैल्यू का क्या होगा एडिशन, तो 100 प्लस 200 300, और एरर्स का भी क्या होता है एडिशन, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट फाइनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आगे भी क्या बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलो, तो दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब तुम्हें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखे हैं कि फॉर ए, मतलब इसके लिए ए पोर्शन के लिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज करना है, और बी के लिए पैरेलल के लिए, तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, तो अभी ये रेसिप्रोकल वालों का एडिशन हमने नहीं पढ़ा है, हमारे रूल में इसका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला यूज़ करनी है, एक तो ये वाली और दूसरी क्वेश्चन में जो लास्ट में दे रखी है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बोला है वो करते हैं। यहाँ पे आर डैश लिखने को बोला है, देखो क्वेश्चन में, तो हम आर डैश ही रखते हैं। सो 1/r इज इक्वल टू 1/r1। तो ये केस में हमें एक्चुअल वैल्यू डालनी है। r1 की एक्चुअल वैल्यू 100 और r2 की है 200। 1/100 प्लस 1/200। सो 1/r इज इक्वल टू 200 प्लस 100/200 इंटू 100। ठीक है, चलो। सो 1/r इज इक्वल टू 300/21234। Therefore r इज इक्वल टू 21234/300। तो इसको सॉल्व करोगे सो ये आपका आएगा 200/3। ठीक है, तो पैरेलल के लिए दो फॉर्मूला यूज करने हैं, उसमें पहले फॉर्मूला से हमें ये मिला। अब दूसरा फॉर्मूला देखो आपको दिया हुआ है बुक में, क्या है कि डेल्टा आर डैश बाय आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाय r2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ये डेल्टा आर डैश हमें फाइंड करना है। आर डैश, तो आर डैश तो हमने अभी यहीं पे फाइंड किया 200/3 और उसका स्क्वायर है तो 200/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1। तो r1 का ये जो है वो डेल्टा r1 बोलते हैं 3, और r1 क्या हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2। तो r2 में ये जो है पीछे वाला वो है डेल्टा r2, मतलब 4/200 का स्क्वायर। सो डेल्टा आर डैश बाय ये हो जाएगा 41234 इंटू 9, ये ऊपर चला जाएगा तो 9 ऊपर आ जाएगा। चलो अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये सब राइट में ले जाओ और ये सब करके आपको डेल्टा आर डैश फाइंड करना है। तो डेल्टा आर डैश मिलेगा आपको 1.8 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइनल रिजल्ट है 200/3, जिसमें एरर हो सकती है 1.8 ओम्स की। ठीक है, 200/3 अगर कैलकुलेटर में करते हो तो आपके मिलेगा 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम्स। ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूला पढ़े ना एडिशन के, जो रूल देखे उसमें ये डायरेक्ट एडिशन के ही पढ़े कि भाई ये इन दोनों का एडिशन, एरर का एडिशन खत्म। बट इस टाइप के रेसिप्रोकल वालों का एडिशन हमने नहीं पढ़ा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो पार्ट करने के, एक तो तुम्हारा ये फॉर्मूला से तुमको मेन वैल्यू मिलेगी 200/3। अब ये पीछे वाला जो है ना एरर, उसके लिए तुमको ये लंबा लंबा करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में गिवन होगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, डू वेल, डू ईच न्यूमेरिकल बाय योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑल द रूल्स। And if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.